दी जाएगी। आप कोई पैसा कर्ज नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, कर्ज उसी पैसे को दें जो है आपके पास, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप सूद पे कारोबार बंद कर दें, ना सरकारी इदारे सूद लें, ना ये बैंक आगे सूद पे दे। ठीक है। इस पेपर करेंसी इकोनॉमिक मॉडल में भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस अब बन चुकी हैं जिनको इस्लामिक बैंकिंग प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसके अंदर ऐसे हलाल काम हैं जिन पर खर्च किया जा सकता है। देखिए, कम से कम हुकूमत वक्त को अब यह फैसला कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान हुकूमत के तमाम इदारे जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, अपने बैंकों से ना सूद लेंगे ना ही सूद देंगे। हुकूमत जितने अकाउंट्स हैं नेशनल बैंक में और स्टेट बैंक्स में, उनमें सूद लेना बंद करे। इंटरनल मैटर्स की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर के मामला अभी हम कर रहे हैं। दूसरा, जो नेशनल बैंक जो कॉर्पोरेट लेंडिंग करता है आगे, हुकूमत के दूसरे इदारों को या सूबों को लेंडिंग करता है, ये वो बगैर सूद की लेंडिंग करे। आप बहुत सारे ऐसे मीडियम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं मौजूद मुल्क के अंदर भी कि जहां पर नेशनल बैंक या स्टेट बैंक या दूसरे बैंक इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं जायज तरीके पे कारोबार में, शराकत के जरिए, मुशारकत के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, प्रॉपर्टी में, लैंड पे, जमीनों पे, कि जो बाकायदा जिसमें प्रॉफिट और आमदनी इनकी आए, जिसमें गुजारा कर सकें, जो मनी लेंडिंग ना हो, सूदखोरी ना हो, जो पैसा मार्केट में फेंका जा रहा है वो पैसा जो है ही नहीं, जो इजाद किया जा रहा है, जब उसको कंट्रोल किया जाएगा तो माशरे में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लो हो गई, लोगों ने यह कहना है। देखिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लो नहीं होगी, स्टेबल होगी। इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो होगी कि जहां पर इन्फ्लेशन, महंगाई रुकना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया में पेपर का निजाम है फिलहाल, लिहाजा कुफर भी मजबूर है कि पेपर के सिस्टम को एक्सेप्ट करे, इस बात के बावजूद कि हम इसके बड़े बड़े पिलर्स को गिरा दें। यानी बड़े बड़े पिलर्स जो हैं वो प्राइवेट बैंकिंग है, रिबा का निजाम है और फ्रैक्शनल रिजर्व है। इसके बाद जो चौथा पिलर है वो पेपर है। और अगर आपने इन तीन पिलर्स को अटैक किया और चौथे पिलर को रिप्लेस कर दिया, दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेट इकोनॉमिक मॉडल। कर्ज शराकत पे भी हो सकते हैं, आखिर आज भी सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक मौजूद है ना जो लोगों को कर्ज दे रहे हैं। बिल्कुल। वो कर्ज दे रहे हैं लोगों को शराकत पे, पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के ऊपर। तो वो सिलसिला नेशनल बैंक, स्टेट बैंक्स भी कर सकते हैं आम लोगों को कर्ज देने के लिए। जो बुनियादी जरूरत है लोगों की कि पैसे को महफूज रखने के लिए अकाउंट्स खोलें और उस अकाउंट्स के और पैसा ट्रांसफर करना है अगर एक जगह से दूसरी जगह, या डिपॉजिट करना है, या विड्रॉल करना है, या पेमेंट करनी है, ये सारा सिलसिला किया जा सकता है स्टेट बैंक्स के जरिए भी, जिनका मोटिव ग्रीड ना हो, जिनका मोटिव लालच ना हो, जो सूद पे कारोबार ना कर रहे हो। जब एक छोटा सा बैंक बगैर सूद के एक्सपेरिमेंट कर सकता है तो एक स्टेट बैंक क्यों नहीं कर सकता सूद पे? और स्टेट बैंक एक बगैर सूदी बैंकारी शुरू करें। बगैर सूदी बैंकारी को हम जायज नहीं करार दे रहे हैं जो पेपर करेंसी पे बेस करती है, क्योंकि बैंकारी का लफ्ज भी और पेपर करेंसी भी दोनों ही हराम है। लेकिन हम इस माशरे की बात कर रहे हैं, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसको भी हमने तब्दील नहीं किया है। ऐसा ही है कि जैसे पीएलएस अकाउंट्स की जगह या इंटरेस्ट बेस्ड अकाउंट्स की जगह आप करंट अकाउंट्स रख लें। तो फिलहाल हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि लोगों के अकाउंट्स करंट अकाउंट्स हो सकते हैं सारे। हुकूमत के भी तमाम इदारे करंट अकाउंट्स रखें। जब हुकूमत भी कर्ज ले या हुकूमत के इदारे भी कर्ज लें अपने नेशनल बैंक या अपने बैंकिंग सिस्टम के साथ, तो वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होने चाहिए किसी सूरत में भी। ये काम तो हुकूमत को लाजमन करना है। अपने खर्चे सूद से ना पूरे करें, ये कैलकुलेशन ना करें कि जो सूद की रकम हमें आ रही है उससे हमने इतने खर्चे अपने पूरे करने हैं, जितने पैसे मिले उसी में गुजारा करो। जब कैलकुलेशन ये शुरू हो जाए कि हमने सूद पे गुजारा करना है, तो फिर ये सारे दिमाग खराब होने शुरू होते हैं जो हो रहे हैं। तो वी हैव टू कम डाउन टू द बेसिक्स, वी हैव टू कम डाउन टू द फैक्ट कि जितने हैं पैसे, जितनी चादर है उसमें पांव फैलाना है, उसी में गुजारा करना है। अब यहां पर इसका अगला स्टेप यह आता है कि देखिए, जब हमने बात की कि आप प्राइवेट बैंकिंग को खत्म करें, जब हमने बात की कि स्टेट सारे पैसों को खुद कंट्रोल करे, अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जिस तरह फूड सिक्योरिटी की पहले हमने बात की थी, फिर फ्यूल सिक्योरिटी की बात की थी, और अब इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करके अपने हाथ में लेकर आई है, जो तीसरा स्टेप हमने बताया है। अब चौथा स्टेप यह है कि हुकूमत शुड मूव टू सोशल सिक्योरिटी, जिसको आज मगरिब में वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं। देखिए, कैनेडी ने फेडरल रिजर्व बैंक को तोड़ने के लिए बराह रास्त एक पैरेलल सिस्टम शुरू किया था। कैनेडी ने ये ऑर्डर पास किया था, ये पूरी तफसील हम डिस्कस कर चुके हैं। उसने कैनेडी डॉलर्स जारी किए थे। उसने ये हुक्म जारी किया था कि अमेरिकन हुकूमत अपने बैंक नोट्स खुद प्रिंट कर सकती है और उसको फेडरल रिजर्व से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली उस जमाने में हुआ यह था कि अमेरिका में दो निजाम बन गए थे अमेरिकन डॉलर प्रिंट करने के, एक फेडरल रिजर्व था, एक कैनेडी था। कैनेडी भी अपने डॉलर्स प्रिंट कर रहा था, फेडरल रिजर्व भी प्रिंट कर रहा था। लेकिन कैनेडी जब अपने डॉलर प्रिंट कर रहा था तो इसका मतलब यह था कि उसको फेडरल रिजर्व से कर्ज लेके काम नहीं करना पड़ रहा था, और उसने कैनेडी डॉलर्स जो कि चांदी के सिक्के थे वो जारी किए थे। इस निजाम को
रिप्लेस करने के लिए एक साथ साथ पैरेलल ऑल्टरनेट निजाम बिल्कुल वैसे ही बनाना पड़ेगा कि जैसे कैनेडी ने बनाया था। कैनेडी को तो उन्होंने असैसिनेट करके मार दिया, ठीक है, लेकिन उसके सिल्वर डॉलर्स और वो कानून आज भी अमेरिका में मौजूद है। और अमेरिका का कोई बादशाह, कोई सदर अगर ये चाहे कि मैं फेडरल रिजर्व से कर्ज लिए बगैर अपने नोट छापूं तो वो छाप सकता है, लेकिन हिम्मत कोई नहीं करता, इसलिए कि वो कैनेडी का नतीजा देख चुके हैं कि जो एक तरफ तो नेशनल बैंक की बात हमने कही कि पूरी मनी सप्लाई बेशक पेपर की है वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन साथ अब एक जेन्युइन बैतुल माल इसके पैरेलल में बनाया जाए जो रियल वेल्थ बेस्ड हो, यानी इंसानों की तमाम वो जरूरियात जो पूरी करने की है, जिसको एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट कहते हैं या एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जिसमें लोगों की बेसिक फंडामेंटल जरूरत, उनके घर पे छत हो, उनके पास तालीम हो, उनके पास सेहत का इंतजाम हो, उनको पीने का साफ पानी हो, उनके घरों में बिजली पानी और गैस मिल रही हो, ये हर इंसान का बुनियादी हक है। सही। और जब वो तमाम मामला कि जो हमने अपने इकोनॉमिक टेररिज्म के उस प्रोग्राम में जो एक कम्युनिटी को करने चाहिए, यानी वो स्टेप्स के जो एक कम्युनिटी को लेने चाहिए, जिसमें किफालत है, जिसके अंदर तामुल मिस्कीन है, जिसके अंदर तालीम और जिसके अंदर एक कलेक्टिव, हमने कहा था कि बैतुल माल, कम्युनिटी बैतुल माल बनाइए, इसी लेवल पर इसको अब नेशनल लेवल पर बैतुल माल बनने की जरूरत है। उस तरह का बैतुल माल नहीं जैसे आजकल बना हुआ है जो मजाक है। अब हम एक अगले स्टेप की तरफ आएंगे। जब हम बैतुल माल की बात करते हैं तो उसका सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होगा कि जिस तरह कैनेडी ने कैनेडी डॉलर्स जारी किए थे, इस तरह जो बैतुल माल होगा उसको अब ऑफिशियल सोने और चांदी के सिक्के जारी करने चाहिए। देखिए, सोने और चांदी के सिक्के जब पाकिस्तान बना है तो चांदी का सिक्का उस वक्त भी हुआ करता था। उस वक्त हुकूमत वक्त ने यह किया था कि चांदी के सिक्कों को पेपर करेंसी से बांध दिया था। मसलन ये कहा कि चांदी 1 रुपया पेपर करेंसी जो है, 1 रुपए का जो पेपर करेंसी है वही 1 रुपए के चांदी के सिक्के की होगी। नतीजा ये हुआ कि चंद दिनों के बाद चांदी महंगी हो गई और लोगों ने चांदी के सिक्के पिघला पिघला के चांदी में इस्तेमाल कर लिए और सिक्के खत्म हो गए। अब जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो बैतुल माल को जारी करने चाहिए पैरेलल करेंसी के तौर पर, देखिए जिस तरह कैनेडी बैंक नोट्स भी थे और कैनेडी डॉलर्स भी थे जी, इस तरह पाकिस्तान हुकूमत के पेपर करेंसी और पाकिस्तान हुकूमत का सोने और चांदी का सिक्का दोनों जारी होने चाहिए, लेकिन इनकी आपस की रिलेशनशिप फिक्स नहीं होनी चाहिए। गोल्ड कॉइन की प्राइसेस वो होनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में है। नतीजा ये होगा कि अगर आज 100 रुपए का गोल्ड कॉइन है या 100 रुपए का सिल्वर कॉइन है, अगर दुनिया में सिल्वर के रेट्स बढ़ते हैं तो वो 120 रुपए का सिल्वर कॉइन हो जाएगा। तो फिर लोग सिल्वर कॉइन को पिघलाएंगे नहीं, उसको करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, जो सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स को रिजर्व के तौर पर रखेगा वो गोल्ड, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस के साथ साथ उसकी सेविंग्स को भी प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। अगर प्योर सिल्वर जो कि कॉइन की शक्ल में है और प्योर सिल्वर जो मार्केट में मिल रहा है, दोनों की प्राइसेस एक हैं, तो लोग फिर इस सिल्वर कॉइन को पिघलाना नहीं शुरू करेंगे। वो एक उसी तरह करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू करेगा जिस तरह खालिस चांदी मार्केट में इस्तेमाल होती है या खालिस सोना मार्केट में इस्तेमाल होता है। जब भी किसी मुल्क के साथ वास्ता और ताल्लुक कायम करते हैं, उस मुल्क को तबाह करा के छोड़ते हैं। इनका मैंडेट यही है। IMF के कानून में लिखा हुआ है कि कोई मुल्क गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे नहीं जाएगा और सोने और चांदी के सिक्कों में डील नहीं करेगा। सो हुकूमत वक्त को जब ये सारे मामला करने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान करना जरूरी है कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक को करीब ना आने दें। जितनी भी हुकूमतें इस दुनिया में हैं, और खास तौर पे गरीब ममालिक की और खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करें, तो ये जब भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने जाते हैं जिसका ताल्लुक बैनुल अक़वामी लेवल पर होता है, दूसरी कौमों से बाहमी ताल्लुकात पर होता है, या जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ होता है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक का इसमें बराह रास्त दखल होता है। IMF और वर्ल्ड बैंक ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल के सबसे बड़े फितने, इनके गढ़, इनके थिंक टैंक्स, इनके वो इदारे हैं जिनके जरिए ये गारतगरी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, जिसके जरिए ये पूरे मुल्कों को इकोनॉमिक इंस्लेवमेंट में, गुलामी में डालते हैं और तबाह बर्बाद करते हैं। इनका तरीका वारदात क्या है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भी कोई मुल्क गरीब होता है, मोहताज होता है, पैसों की जरूरत में होता है, तो ये पहुंचते हैं उसको कर्ज देने के लिए, मगर सिर्फ कर्ज नहीं देते। इनका एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी है, एक स्ट्रैटेजी है जिसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पैकेज कहा जाता है। यानी हम आपके मुल्क में आपके इदारों को, आपके जो निजाम, जिस निजाम के तहत आप अपने इकोनॉमिक मॉडल को या अपने मुल्क के मईशत को चलाते हैं, उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। होता यह है उसके नतीजे में कि ये मुल्क की तमाम अहम जगहों पर अपने आदमी मुकर्रर करना शुरू करते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक में हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, चाहे स्टैटिस्टिकल ब्यूरो में हो, चाहे मुख्तलिफ ऐसी अहम जगह पे कि जिसकी वजह से मुल्क के तमाम कलीदी ओहदे जिनका ताल्लुक मईशत से या इकोनॉमी से होता है, वो इनके लोगों के हाथ में आ जाते हैं। होते वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनकी तनख्वाह पर। और दूसरा काम वो ये करते हैं